नमस्कार। खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। कर लेते खबरों का। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट पा लिए और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया। फिर चौथे और आखिरी राउंड की गिनती के बाद जीत का जो अंतर है और ज्यादा बढ़ गया। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। चुनाव में कुल 4754 वोट पड़े। गिनती के वक्त 4701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले। इसकी वैल्यू 6,76,800 थी। वही यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। तो 4 राउंड तक चली थी वोटों की गिनती। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति चयनित होने पर द्रौपदी मुर्मू को पुष्प भेंट करके बधाई दी और उन्होंने लड्डू खिला करके खुशी जताई। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी कार्यकर्ता से ये स्नेह राष्ट्रहित में निरंतर काम करने की ऊर्जा देता है। द्रौपदी मुर्मू से मिल करके उन्हें बधाई दी। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विनोद तावड़े ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, उन्हें लड्डू खिला करके पुष्प भेंट करके खुशी का यहां पर इजहार किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं सीएम वन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर सकते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के अशोका होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए जा रहे रात्रि भोज में भी शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को विदाई देने के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन कर रहे हैं। 24 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम मनोहर लाल। इसी के साथ केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार पर विकसित किए जा रहे इंटीग्रेटेड एविएशन हब से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार को विकसित करने में देरी न की जाए और इसके लिए धन को जारी करने में ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने एयरपोर्ट की बाउंड्री के निर्माण कार्य और लाइट्स लगाने के काम में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की कोशिश है कि साल 2023 में इस एयरपोर्ट में विमान सेवा नियमित रूप से आरंभ कर दी जाए। सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट में से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार तक रेल कनेक्टिविटी के लिए रूट को जल्द से जल्द फाइनल करने, विमान सेवा के लिए हिसार से विभिन्न रूट्स तय करने के निर्देश दिए और कहा कि इस एयरपोर्ट के लिए जलापूर्ति, ड्रेनेज सिस्टम के साथ रॉ वाटर के स्टोरेज के लिए किए जा रहे कामों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। कांग्रेस की ओर से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के लगाए गए आरोपों को शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बेबुनियाद बता दिया है और कहा कि कानून व्यवस्था कांग्रेस के समय में बदतर थी।
तब बस्तियां जलाई जाती थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई। वहीं शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को धमकी मिलने वाले मामले पर कहा कि सरकार ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है। सूबे के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने इस संबंध में सख्त कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा को पेपरलेस करने को लेकर नुकसान होता था। विधानसभा के पेपरलेस होने से विधायकों को लाभ होगा। वहीं डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर के उन्होंने बताया कि उन्होंने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि सरकार गंभीर है, जांच की जा रही है और भी जो ऐसा काम करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनाए जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़ी हुई हैं, ऐसी महिला को इस पद पर लाया गया है जो लोगों के बारे में सोचती हैं। देखिए, उनके टाइम में तो कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब थी और जब कांग्रेस का शासन था तो आपको पता है कि किस प्रकार से बस्तियां जलाई जाती थी, लोग उजड़ते थे और बाद में इस प्रकार की बातें आती थी कि आप वापस आ जाओ, वो जाके कहीं और डेरा डाल लेते थे। कहते हैं हम गाँव में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डर लगता है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती थी, लेकिन हमारे इस सरकार के वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस प्रकार की घटना कहीं भी नहीं है। अब जिस बात को वो बहुत तुल दे रहे वो है विधायकों को धमकी देना। अब ये बाहर से कोई विदेश से कोई व्यक्ति है, अब ये विषय क्या है क्या नहीं है तो बाद में जांच के बाद ही पता चलेगा। और मुख्य रूप से उन्होंने सारी जो धमकियां दी वो सारे कांग्रेस के विधायक हैं जिनको दी उन्होंने। लेकिन मेरा मानना है कि सरकार इसमें पूरी तरीके से गंभीर है। किसी को भी दी जाए धमकी, चाहे वो कांग्रेस का विधायक है चाहे वो दूसरी पार्टी का है, अगर किसी ने भी धमकी दी है तो वो एक बहुत बड़ा अपराध है और सरकार ने इसको काफी गंभीरता से लिया। इससे बहुत लाभ होगा। देखिए, काफी लंबे टाइम से इस प्रकार की डिमांड थी कि पेपरलेस विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि काफी पेपर लगता है विधानसभा में और पेपर की वजह से बहुत सा पर्यावरण का भी नुकसान होता है, यानी कि पेड़ कटते हैं, पेपर बनता है, उससे भी है। और आज एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आपको जो चीज़ चाहिए तो बहुत जल्दी से आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो। तो इस प्रकार की डिमांड थी। तो अब इससे विधायकों को बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन डालना विधायक ने, तो पहले विधायक फिजिकली वहाँ पे आता था तब क्वेश्चन देता था। अब इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी बैठ के कहीं भी प्रश्न वो अपना डाल सकता है। और आहिस्ता आहिस्ता इसमें और भी बहुत सी सुविधाएं दी जा सकती है आने वाले टाइम में। जैसे अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि बिना सेशन के भी आप 3 सवाल पूछ सकते हो। माइनिंग माफिया तो जो पहली सरकार थी उनके टाइम में था, अब तो काफी कुछ कंट्रोल है। जब से ये सिस्टम ऑनलाइन किया, रमन्ना सिस्टम लागू किया, उसके बाद तो काफी कुछ बहुत बड़ा सुधार है इसमें। उस प्रकार की गतिविधियां अब नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो रुकते नहीं, वो कुछ ना कुछ गलत काम करते रहते हैं। गलत काम करने वाले भी लोग समाज में ही हैं। और ये जो घटना घटी बहुत दुखद घटना है, लेकिन सरकार बड़ी गंभीर है इसके प्रति और एक ही दिन में उनको सबको अरेस्ट भी कर लिया और सरकार कार्रवाई भी कर रही और उसकी पूरी जांच कर रही है कि अगर और भी कुछ लोग ऐसा काम करने वाले। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत ही श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ जो है जिसने अपना जीवन जो है गरीब लोगों के लिए जिया और उन्होंने पहले एक टीचर की भूमिका निभाई और बिना पैसे के, कोई वेतन नहीं लिया, गरीब लोगों को पढ़ाने का काम किया। और उसके बाद वो 2 बार मंत्री रही, राज्यपाल रही और अब जब राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त हुई तो उसके बाद भी उन्होंने वही काम दोबारा शुरू किया, गरीब बच्चों को पढ़ाने का। और ये आज देश का सौभाग्य है कि ऐसी समर्पित एक महिला जिसने देश और समाज के लिए काम में लगी थी, जो आज उनको राष्ट्रपति का पद पे चुनने का जो काम हमारे जनप्रतिनिधियों ने किया,
तो एक बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं मोदी। यहाँ के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने जनता के हित में एक बड़ा सराहनीय काम किया है। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने निजी फंड से सनातन धर्म को नेचर सेंटर में आधुनिक फिजियोथेरेपी की मशीन और फर्नीचर खरीदने के लिए 20 लाख रुपए दिए हैं। देश के नामी अस्पताल में यदि आप इलाज कराने के लिए आए हैं तो यहां लाखों करोड़ों रुपए का बिल भुगतने के बाद भी जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। यहां मरीज के परिजनों से लाखों रुपए का बिल भुगतान के बाद डॉक्टर दो टूक जवाब दे देते हैं कि मरीज जिंदा भी है, सांसें भी चल रही हैं और मर भी गया। आपको ले जाना है तो लिख करके दो कि हम अपनी मर्जी से मरीज को लेकर जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नामी निजी अस्पताल से सामने आया, जिसके परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने बताया कि उनके बेटे को बुखार हुआ था। 3 दिन तक जब बुखार नहीं टूटा तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में डॉक्टर को जांच कराई, जिसने पीलिया बता दिया। जांच के बाद उसे गुरुग्राम के नामी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन लापरवाही के चलते उसकी हालत और खराब हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के गेट पर जमकर हंगामा किया तो मरीज के परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। मरीज की मौत के बाद यहां पर जमकर हंगामा हुआ। लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हो गई है। तो एक मासूम बच्चे की मौत का मामला ये सामने आया, जहां पर एक निजी अस्पताल पर आरोप लगे हैं। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। कैथल से आए हुए हैं, मेरा बच्चा ठीक था। इन्होंने बोला कि हमें ऐसा डाउट फील हो रहा है कि इसका लीवर फेलियर की तरफ जा रहा है, क्या आप लीवर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। हमने पूछा लीवर ट्रांसप्लांट का आपका क्या बजट है। मैडम ने बोला 17-1 लाख रुपए का बजट है लीवर ट्रांसप्लांट का, और छोटे मोटे एक्सपेंस और लगा लो। तो मैंने मैडम को कहा कि मेरा तो इतना बजट नहीं है। कहती है ऐसा कर, ऐसे ही बोला, ऐसा कर, तू बाप है ना तू, मैं तेरे को बताती हूँ क्या करना है। तूने करना है कि 4-1.5 लाख रुपया मेरे पास यहाँ के किसी फंडों में पड़ा है, मैं वहां से तेरे को अरेंज करा दूंगी। करते कराते मैं तेरे को 4.5 तक करा दूंगी, लेकिन पक्का नहीं कहती, 4.5 तक तेरे को फंड करा दूंगी। तू अपनी तैयारी कर, हम इसका लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे। मैंने अपने परिवार या अपने मित्रों से बातचीत करी, पैसे इकट्ठे किए, यहाँ 12 लाख रुपए जमा करवाए। 12 लाख रुपए जमा करवाने के बाद हमें तो ये था कि हमने 12 जमा करवा रखे हैं, 17 का पैकेज दिया, उसी में होगा। वो 12 में से हमारे 11 लाख रुपए खत्म हो गए। वो कहते हैं कि जो आपका ये बीच में हमने आपको वेटिंग के लिए कहा, आपको कहा आप वेट कर रहे हो, तो उसके पर डे के चार्जेस लगे। गुरुग्राम में चल रही वेब सीरीज की शूटिंग ने वाहनों की रफ्तार पर रोक लगा दी है। शूटिंग के चलते सुभाष चौक पर लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम सुहाना एलिवेटेड फ्लाईओवर के एंट्री एग्जिट पॉइंट बंद करने के चलते ये जाम लगा। बिना किसी जानकारी के बंद एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मूवमेंट किया गया। बीते 19 जुलाई को जनता को समर्पित किया गया था गुरुग्राम सुहाना एलिवेटेड फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर किसने राष्ट्रीय राजमार्ग पर शूटिंग करने की परमिशन दी है, और इस शूटिंग की वजह से सुभाष चौक पर लंबा जाम लग गया। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिरकार इन सब का जिम्मेदार कौन है और इसकी जवाबदेही किसकी बनती है, यह यहां पर बड़ा सवाल है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के पास एक गाड़ी अनियंत्रित होकर के पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
गुरुवार को हुई बारिश से भवानीखेड़ा के सिवाड़ा गांव में जोहड़ ओवरफ्लो हो गया, जिसके चलते शहर की मुख्य गलियों और आसपास के मकानों में पानी भर गया। मामले को लेकर के ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें हर बार बारिश में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन बार बार गुहार के बावजूद भी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जल भराव से मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे लोगों को किसी भी बड़े हादसे का डर सताया रहता है। जोहड़ में रहने वाले कीड़े मकोड़े के बाहर आने से भी लोग परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों ने इसके जल्द स्थायी समाधान की मांग करी है। यह समस्या जी हमारे पानी बढ़ गया भीतर। अब बहुत जोर की बारिश हुई है और हमने लकड़न बढ़ना तो राय को नहीं, हम जमा की तोड़ कर और इस तो फालतू समस्या की होगी, ढूंढ में है त्रेड़ागी, फिर ये पड़ गया तो हम फिर की जावांगे। हमें जगह चाहिए रहने, ईसा हमारा घर नहीं है, अगर हम दूसरे का जा बढ़ाएंगे, हमें तो अपना घर चाहिए। ज्वाखल नायक बस्ती वार्ड नंबर 10 में बरसात के कारण एक मकान की छत गिर गई, जिसमें परिवार बाल बाल बच गया। वहीं परिवार के सदस्यों ने सरकार से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। मकान मालिक राम सिंह ने बताया कि करीब 3 बजे सुबह में हो रही बारिश के कारण मकान की गैलरी की छत अचानक से गिरने की आवाज आई, जिससे उन्होंने परिवार सहित सो रहे कमरे में बाहर निकले और कमरे का सारा सामान निकाला। उस दौरान मकान की छत एक साइड से गिर गई, जिसके कारण कुछ सामान अंदर ही रह गया। सरकार और प्रशासन से मांग की गई है कि कुछ न कुछ आर्थिक सहायता की जाए और इन्हें रैन बसेरा उपलब्ध करवाया जाए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने छात्रों के लंबे इंतजार को खत्म करते हुए 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। छात्र डिजी लॉकर से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीबीएसई रिजल्ट में इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। परीक्षा में 94.54% छात्राएं, 91.25% छात्र पास हुए। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93% रहा। वहीं केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट 97.04% रहा। इस साल रिजल्ट में सभी जोन में त्रिवेंद्रम सबसे ऊपर रहा। आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट को लेकर छात्र लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जो इंतजार खत्म हो चुका है। नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा एमसीक्यू की फॉर्मेट में हुई थी। रिजल्ट में सभी जोन में त्रिवेंद्रम सबसे ऊपर। सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं और इस बार भी छात्राओं ने ही बाजी मारी है। छात्र डिजी लॉकर में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके छात्रों ने खुशी जाहिर की है। देश और प्रदेश में कोरोना मामले फिर से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो देश में कोरोना के 21,567 नए मामले सामने आए। वहीं देश में 24 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के मामले में तेजी से बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 555 नए मामले सामने आए, जबकि वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के कुल 2,415 एक्टिव मामले सामने आए। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 10,24,320 मामले सामने आए, जबकि 10,11,248 लोग अभी तक कोरोना से उभर चुके हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.72% पहुंच गया। वहीं फर्टिलिटी रेट 1.04% है।
ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने अपना बेहतर प्रदर्शन जारी रखते हुए अमेरिका के यूजीन में चल रहे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस प्रतियोगिता में 24 साल के नीरज चोपड़ा के साथ दुनिया भर के 34 जैवलिन थ्रोअर भी शामिल हैं। अब फाइनल शनिवार को होगा। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज ने अपनी पहली ही कोशिश में 88.39 मीटर दूर भाला फेंक करके मेंस इवेंट के फाइनल में जगह पक्की कर ली है। महेंद्रगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के पैतृक गांव राठीवास में स्थित भूरस्ता मंदिर में साध्वी त्रिभंगरा 26 जुलाई को प्रवचन देंगी। दीदी रितंबरा हेलीकॉप्टर से राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ स्थित हेलीपैड से उतरकर सड़क मार्ग से राठीवास के भूरास्ता मंदिर में जाएंगी। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की तरह 26 जुलाई को उनके छोटे भाई राजेंद्र शर्मा उर्फ राजू गोमुख से कांवड़ लेकर राठीवास पहुंच रहे हैं। राठीवास में पहुंचने पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसके बाद दीदी रितंबरा का प्रवचन होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।